सत्ता को लेकर, राजनीति को लेकर कि आखिर किस राजनेता की किस्मत चमकेगी और किसके जीवन में तूफान आएगा इस साल। ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जी नमस्कार और विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, नए साल 2025 का आगाज होने वाला है। ऐसे में राजनेताओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके किस्मत के बारे में जानेंगे, उनके भाग्य के बारे में, क्या कहते हैं उनके सितारे। सबसे पहले बात करेंगे पंडित जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो आने वाला साल है अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, उनके कार्यकाल को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो चूँकि तुला लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, 31 मार्च 2025 को उनके ऊपर से शनि का जो अशुभ ढैया है वो उतरने जा रहा है। उसके बाद शनि का जो गोचर है वो बेहद शानदार है। तो सबसे पहले आपके इसी प्रश्न का उत्तर, वह अपना यह जो कार्यकाल है पूरा करेंगे। ना केवल ये कार्यकाल पूरा करेंगे अपितु अगले कार्यकाल में 2029 में वह एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना वो कार्यकाल भी वो अवश्य पूरा करेंगे। और उनके लिए आने वाला साल उपलब्धियों से भरा हुआ साल है। मुझे लगता है कि वो ना केवल देश के नेता होंगे, दुनिया में ट्रंप, पुतिन और आप देखिए नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ये दुनिया में बहुत कमाल दिखाने वाली है। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए बहुत बेहतर साबित होने जा रहे हैं। गुरु जो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन शनि का शुभ होना, ढैया का उतरना, देखिए ढैया भारतीय जनता पार्टी की भी वृश्चिक राशि है, नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है। इन दोनों के ऊपर से शनि महाराज उतर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राहु और केतु का जो परिवर्तन होगा वो भी उनके लिए बहुत शानदार होगा। तो आने वाला समय दोनों के लिए बहुत मजबूत है। अच्छा, आप बीजेपी के लिए बेहतरीन साल बता रहे हैं, तो अमित शाह को नहीं भूलते हम, क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं वो राजनीति के। उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनका राजनीतिक भाग्य कैसा रहने वाला है आने वाले साल में? देखिए, अमित शाह जी की जो कुंडली है वो धनु लग्न और मेष राशि की कुंडली है। हालांकि वो मेष राशि के जातक नहीं है, वो धनु राशि के जातक हैं। उनकी जो एक्चुअल कुंडली है तो धनु राशि के लिए साल थोड़ा सा कमज़ोर है, ढैया शनि है। तो वो ढैया शनि कहीं ना कहीं उनकी सेहत को लेकर ख़राब हो सकता है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आने वाला 2.5 साल बहुत शानदार जाने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। 31 मार्च के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल होगी। तो अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। तो मुझे लगता है ये साल दोनों के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो क्योंकि देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए साल 2025 कैसा रहेगा और राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी अब तो बन गए हैं संसद में, तो उनके लिए आने वाला साल कैसा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो धनु लग्न कन्या राशि की पार्टी है। तो कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं 31 मार्च के बाद समय थोड़ा सा बेहतर होगा। और केतु ग्रह जब 18 मई को कन्या राशि पर से उतरेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी ये साल थोड़ा सा बेहतर रहेगा। लेकिन बात करते हैं राहुल गांधी जी के, तो राहुल गांधी जी के लिए ये साल बहुत बेहतर साल नहीं होगा। तो थोड़ा राहुल गांधी जी को सावधान रहना है, खासतौर से सेहत को लेकर सावधान बना रहना है। मंगल जो कहीं ना कहीं मई तक उनकी सेहत और उनके कामकाज को परेशान करेगा, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहुल जी को पूरा ध्यान रखें और अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से उनके जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनको ज़रूर दिखाएं ताकि वो अपने आप को बेहतर और मजबूत रख सके। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्री के बिना राजनीति में कोई काम होता भी नहीं है। जितने भी राजनेता हैं वो ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लेते हैं। तो राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ करेंगे अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी जो कि पहली बार संसद पहुंची हैं, क्या वो भी चुनौती बन सकती है राहुल गांधी के लिए? उन दोनों के रिश्ते कैसे रहेंगे आने वाले साल? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और मैं बताना चाहूँगा कि राहुल जी का और प्रियंका जी का दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग अलग है। वो मिथुन लग्न के जातक हैं, वो धनु लग्न की जातक हैं। प्रियंका जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है राहुल गांधी की तुलना में। तो मुझे लगता है कि प्रियंका अपने पक्ष को बहुत मजबूत करेंगी। ठीक है, तो हमने बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात की है, तो अब जब बात हो ही रही है, सियासी नेताओं की बात हो रही है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है? क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला और बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए साल कैसा रहेगा? और मध्य प्रदेश के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसा रहने वाला है साल 2025?
देखिए, मध्य प्रदेश की राशि कन्या राशि का प्रदेश है, धनु लग्न कन्या राशि का प्रदेश है। तो और कहीं ना कहीं मोहन यादव जी की धनु राशि है, धनु लग्न है, धनु राशि है। तो मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश एक दूसरे के लिए पूरक हैं। हालांकि साल के मार्च के बाद शनि का ढैया उनके ऊपर रहेगा, तो शनि कहीं ना कहीं काम को प्रभावित करता है, मानसिक तनाव देता है। मुख्यमंत्री का पद अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, जिसमें व्यक्ति जो भी बैठता है तो बिल्कुल कांटों की सेज के ऊपर वो उसका विराजमान होता है। तो साल मुझे लगता है मिला जुला रहेगा मोहन जी के लिए। स्वास्थ्य का मोहन जी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर ये साल उनके मेहनत के कारण मध्य प्रदेश को कई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला रहेगा, क्योंकि मई के महीने में केतु जैसे ही मध्य प्रदेश के ऊपर से उतरेगा तो आने वाला 18 महीने का समय मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर रहेगा, जिसके चलते वो काफ़ी सारा निवेश यहाँ पर लाएंगे, नई नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश भी अग्रणी प्रदेश बनने की ओर अग्रसर जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने पंडित जी की निवेश यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर मुझे लगता है तैयारी 2024 से ही चल रही है। कई इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, क्योंकि आने वाले साल में मध्य प्रदेश में तो निवेश जो है वो बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के लिए तो बेहतरीन है साल 2025, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना एक राज्य छत्तीसगढ़, अब वहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है। वो विष्णुदेव साय के लिए कैसा रहने वाला है ये साल और साय सरकार कितनी तरक्की करने वाली है छत्तीसगढ़ में? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों धनु लग्न के हैं, परंतु आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ धनु लग्न मेष राशि का प्रदेश है और विष्णुदेव साय साहब की जो राशि है वो वृषभ राशि के जातक हैं। तो जैसा ये वाला जो साल है वो वृषभ राशि वाले जातकों का ही साल है, तो जितनी उन्नति किसी और अन्य प्रदेश में कोई और दूसरा मुख्यमंत्री कर सकता, उससे कई गुना ज़्यादा प्रगति विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ के लिए करेगी। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ भारत के जो मुकुट के जो रत्न हैं उनमें से एक रत्न साबित होने वाला है। बहुत सारा निवेश होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत कई गुना भारत का जो कोषालय है उसको भरने में छत्तीसगढ़ की एक अग्रणी भूमिका होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये साल न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, विष्णुदेव साय सरकार के लिए भारी उपलब्धियों से भरा रहेगा। बिल्कुल, और वो उपलब्धियां भी कहीं ना कहीं दिखने लगी हैं, आंकड़ों में कहीं ना कहीं दिखता है। जिस तरह से नक्सलवाद वहां पर खत्म हो रहा है, बस्तर में ओलंपिक का आयोजन किया गया, तो ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रही हैं और विकास की रफ्तार में जो है वो रफ्तार भरता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़। तो देखिए, हमने बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कर ली है। अच्छा, कुछ राज्यों में चुनाव भी है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में केजरीवाल को लेकर क्या कहता है यह साल? क्या केजरीवाल बन जाएंगे मुख्यमंत्री इस बार? देखिए, हमने बात की वृषभ राशि की, आपको 2 वृषभ राशि के उदाहरण दिए, ये तीसरे वृषभ राशि के जातक हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की है। तो वृषभ राशि वाले चूंकि वो पार्टी गवर्न अरविंद केजरीवाल से हो रही है, आम आदमी पार्टी का अपनी तो कोई कुंडली है नहीं, चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब जो करते हैं वही आम आदमी पार्टी का भविष्य होता है। तो ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी, परंतु उस लिहाज से सफलता नहीं मिलेगी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती थी कि मान लीजिए 70 सीटें, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती थी, भारतीय जनता पार्टी जो है 3 या 4 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुलता था। तो इस बार वो स्थितियां नहीं रहेंगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर होगी और एक साधारण बहुमत से थोड़े ज़्यादा बहुमत से अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सरकार बनाने में वहाँ सफल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उनके सामने डटी रहेगी और पहली बार कांग्रेस का खाता भी दिल्ली में खुलने जा रहा है। तो बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल इस साल जो जेल गए वो, और जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी दुख की घड़ी रही होगी, लेकिन अब फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि इस बार उस अंतर से जो जीत रहे थे उस अंतर से नहीं जीतेंगे। इस बार बीजेपी भी कमाल करने वाली है दिल्ली में। अच्छा, बिहार की हम बात कर लेते हैं। बिहार की सत्ता में ना उतार चढ़ाव बना ही रहता है, मतलब इधर से उधर पार्टियां जो है, जितने भी राजनेता वो करते ही रहते हैं। तो इस बार बिहार में भी क्योंकि चुनाव है इस साल, तो बिहार विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? नीतीश कुमार फिर बन जाएंगे मुख्यमंत्री?
बिल्कुल आपकी बात सच होने वाली जो आपने बात कही। नीतीश कुमार की कुंडली की बात कर लेता हूँ। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं नीतीश कुमार साहब, और बिहार में इस साल का चुनाव चूंकि उनके ऊपर से ढैया शनि अभी 31 मार्च को हट जाएगा, और मार्च के बाद जब भी चुनाव होंगे वो चूंकि एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे। जो बहुत सारे बात हमेशा सामने आती है कि क्या वो आरजेडी में चले जाएंगे, क्या वो किसी और के साथ मिलकर चले जाएंगे, कतई नहीं। चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा और एक बार पुनः वो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बात और मैं आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर दूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार भारी बहुमत से जीतने वाले हैं बिहार में। आरजेडी की स्थिति जो पिछले बार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट वाली थी वो नहीं रहेगी, आरजेडी की सीटें कम रहेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर भी इस साल अपना खाता जरूर खोलेंगे। बिल्कुल, तो टक्कर देते नजर आएंगे प्रशांत किशोर, ऐसा कहना है आपका। और जो बातें चल रही थी कि जेडीयू आरजेडी फिर से साथ आ सकती है, वो नहीं होगा, एनडीए में ही बने रहेंगे। एनडीए में ही बने रहेंगे। अच्छा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है और कई लोगों ने ऐसा कहा कि उन्हें तो हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से। उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जैसा हम सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं। तो मिथुन राशि में इस साल देखिए 2 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। मई से गुरु महाराज उनकी राशि में आ जाएंगे, शनि और बेहतर स्थिति में आएंगे 31 मार्च के बाद। यानी आप ये मान के चलिए कि मेला जो कुंभ मेला प्रयाग में लग रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सफल होने वाला है। आदित्यनाथ योगी जी के लिए ये साल पिछले कई सालों की तुलना में बहुत राहत से भरा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार बहुत भारी निवेश लेकर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ वो अग्रसर होंगे। कहीं ना कहीं बहुत हद तक उनकी जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं उसमें मजबूत रहेंगी। और मैं आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर रहा हूं, उन्हीं के नेतृत्व में 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। 2027 का जब चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कड़ी टक्कर दी थी लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को। तो अखिलेश यादव का अगला साल कैसा रहने वाला, क्या कहता है उनका भाग्य? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की कुंडली है, मिथुन लग्न और मीन राशि के जातक हैं। अभी तक अखिलेश यादव एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आते थे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उन्होंने चुनौती दी, लेकिन उनकी चुनौतियां, समाजवादी पार्टी की चुनौतियां थोड़ी सी कम होंगी। सीटों की संख्या जो अभी है उसमें काफ़ी हद तक घटाव होगा, यानी कम सीटें उनके पास रहेंगी। और वो जितने मजबूत लोकसभा चुनाव के समय उभरे हुए थे, वो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तो ये हम बात कर रहे हैं साल 2027 की, जब विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब सोचिए कि आने वाला हर एक साल जो है आपकी कुंडली तो बदलता है, आपके पूरे के पूरे भाग्य बदल कर रख देता है, पूरा इधर से उधर घुमा देता है, 360 डिग्री टर्न भी ले लेता है कई लोगों का भाग्य। ऐसे में अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी, उनको नहीं भूलना चाहिए। क्या उनका क्या भाग्य कहता है, कैसा रहने वाला है उनके लिए साल 2025? देखिए, ममता दीदी भी वृषभ राशि की जातक हैं। हालांकि नाम से उनका उच्चारण होता है सिंह राशि वाला, परंतु वृषभ राशि की जातक हैं। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल इस साल उनके नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ेगा, निवेश भी वो लेकर आएंगे। और अभी तक जो पश्चिम बंगाल में अशांति आपको देखने को मिलती थी, मुझे लगता है इस साल काफ़ी हद तक पश्चिम बंगाल शांत रहेगा। और ममता बनर्जी की कुंडली इस साल बहुत अच्छी चलने वाली, खासतौर से मार्च के बाद बहुत अच्छी चलने वाली है। तो वो भी अपने प्रदेश को आगे बढ़ाती रहेंगी। कुंडली बहुत बेहतर है, पूरे साल भर बहुत बेहतर है। तो वो अपनी इस ग्रहों के चलते काफ़ी हद तक अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगी। प्रदेश में शांति स्थिरता का वातावरण बना रहेगा और उनके संबंध मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से थोड़े से बेहतर होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बीजेपी के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं ममता बनर्जी के। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए बंगाल में जो कि अशांति फैली हुई है बीते कई समय से, और जब भी चुनाव होते हैं वहां पर अशांति का माहौल रहता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2025 बेहतरीन रहने वाला है। आप कई राज्यों में निवेश की बात करें पंडित जी, तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए, ओवरऑल देश के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2025 कैसा रहेगा?
देखिए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम बात करें, भारतवर्ष की कुंडली की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, भारतवर्ष वैसे तो सनातन काल से इस धरा पर मौजूद है, लेकिन एक देश के रूप में, नक्शे के रूप में 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे दिल्ली में अस्तित्व में आया। और आप देखेंगे भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि पर 31 मार्च तक शनि का अशुभ ढैया था, जिसके चलते भारत आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पाया। लेकिन अब आप देखिए कि भारत के अर्थव्यवस्था के भाव में गुरु का प्रवेश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत शानदार रहने वाला है। भारत उत्तर उन्नति करेगा, और जब 8 वर्ष की महादशा समाप्त होगी यानी 2031 में, तो 2031 से भारत स्वर्णिम युग की ओर प्रवेश करेगा। यानी जब वो राहु का काल शुरू होगा 18 वर्षों का, तब भारत बहुत आगे बढ़ेगा। 2031 के बाद स्वर्णिम काल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ कैसा तालमेल बना रहेगा, क्योंकि कई देश हम देख रहे हैं आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो ऐसे भारत का कैसा रहेगा पड़ोसी देशों के साथ तालमेल? बिल्कुल, आपने कहा तो भारत के आसपास में 5 पड़ोसी देश जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। देखिए, बांग्लादेश, जिसके साथ अभी वर्तमान में वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक वर्ग विशेष के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता है। मुझे लगता है इस साल के अंत आते आते तक बांग्लादेश में जो अस्थिरता का वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आने वाली है। नेपाल वृश्चिक राशि का देश है, शनि का ढैया उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के नेपाल से मार्च के बाद संबंध थोड़े से बेहतर होंगे। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के ऊपर कुंडली ठीक हो रही है। भारत और श्रीलंका के साथ संबंध काफ़ी बेहतर रहेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। भारत के एक और अन्य पड़ोसी देश यानी मालदीव से भी संबंध पहले की तुलना में और बेहतर होंगे। दूसरा देश जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत का पड़ोसी यानी चीन की हम बात करते हैं, चीन के साथ भारत के संबंध और भी बेहतर होंगे। भारत का कहीं ना कहीं जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की दोस्ती और भी बेहतर होगी, और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका पुतिन साहब निभाते रहेंगे। इसके बाद एक और बहुत छोटा सा देश है म्यांमार, उसके साथ भी भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। राजस्थान में स्थिरता रहेगी, राजस्थान काफ़ी आर्थिक रूप से उन्नति करेगा। मध्य प्रदेश भी उन्नति करने वाला है, छत्तीसगढ़ भी उन्नति करेगा। लेकिन एक प्रदेश जिसके बारे में हम बात करना भूल गए वो है झारखंड। झारखंड और छत्तीसगढ़ इस साल पूरे देश में सबसे ज़्यादा उन्नति करने वाले राज्यों में से रहेंगे। बात करते हैं उड़ीसा की भी स्थिति अच्छी रहेगी। इस साल जो आपने पिछले साल पानी देखा था, बहुत सारी वर्षा हुई, इस साल उतनी वर्षा नहीं होगी, यानी मौसम थोड़ा सा सूखा रहेगा। वर्षा की कहीं ना कहीं कमी होगी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं बहुत कम बारिश होगी। तो ये उस लिहाज से, यदि वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए हमने ये जान लिया कि साल 2025 जो है किस राजनेता के लिए और किस राज्य के लिए बेहतरीन है, और किस पर थोड़ी सी संकट जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है, किसे अपनी कुंडली को ठीक कराने की जरूरत है। और ये सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। नमस्कार।